हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टारगेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपकी केमिस्ट्री के मेंटोर ज्योति सिंह हूँ, जो कि मैं आपको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और अभी हमने कल के लेक्चर में थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री की बात की थी कि कौन कौन से चैप्टर हैं, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं सीयूटी के एग्जाम के लिए। और हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है वो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो इसलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके पहले पढ़ना तीनों केमिस्ट्री है, बट ऑर्गेनिक पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कौन कौन से चैप्टर हैं, तो हमने बताया था 5 चैप्टर्स आपके हैं सीयूटी के पोर्शन में। हैलो एल्केन, हैलो एरेंस, इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन्स एंड लास्ट वन इज बायोमोलिक्यूल। बट इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो मैं वही स्टार्ट की थी आपको, और मैंने दिखाया था कि कार्बन की केमिस्ट्री सबसे पहले हमने देखा था। कार्बन की केमिस्ट्री क्या है, आइए एक बार हम स्लाइड्स कुछ देख लेते हैं आगे। देखिए, ये हमारा कल था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कार्बन केमिस्ट्री। कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, 14 ग्रुप का होता है। 14 ग्रुप का होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया था हम लोगों ने। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कार्बन की दो स्पेशल प्रॉपर्टी होती हैं, दो यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। व्हाट इज द टेट्रावैलेंसी? मतलब कार्बन क्या कर सकता है, मैक्सिमम, मतलब कार्बन की कैपेसिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंस। उसके अलावा हमने पढ़ा था कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? जब कार्बन खुद के साथ, जब कार्बन मतलब कोई भी एटम जब खुद के साथ क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग करता है, खुद के एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ब्रांच चेन बनाता है, ब्रांच बनाता है, स्टेट बनाता है और साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा कार्बन है इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो स्टेट भी बना रहा है, ब्रांच भी बना रहा है और साइक्लिक कंपाउंड भी बना रहा है कैटेनेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। इसलिए इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, देख लेते हैं। हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ कार्बन। हमने पढ़ा था कि जब जितने भी डायरेक्टली कार्बन एटम क्या होंगे, अटैच्ड होंगे कार्बन से, वो उसकी डिग्री ऑफ कार्बन हो जाएगी। हमने पढ़ा था जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, आप यहाँ पे स्टार बना लीजिए, ये कार्बन है। इस कार्बन क्या है, ये कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा वही वही क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ कार्बन होगा। अगर सेंटर का कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री का कार्बन, अगर 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री का कार्बन, अगर 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री का कार्बन। इसके अलावा हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई कैसे करते हैं? देखो, अगर आपको क्या होता है, हर तरफ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपको हर तरफ सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, मतलब कि वहां पे सिर्फ क्या है, वो सब सिग्मा बॉन्ड है। हमने पढ़ा था कि अगर आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई देता है, अगर एक डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई और एक सिग्मा होता है, ऊपर का और नीचे का आपका क्या होता है, पाई होता है, और बीच वाला क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है। देखिए, हमने इस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे, डिग्री ऑफ कार्बन और कार्बन कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे भी। देखिए, मतलब अगर आपका क्या है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, अगर आपका डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई है और एक सिग्मा है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एक आध क्वेश्चन भी किए थे, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कि इसमें हमने क्वेश्चन किए थे कि बताइए कैलकुलेट करना है कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं। तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या करिए, वो आपके सबके सब सिग्मा है। पाई बॉन्ड है तो वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और एक सिग्मा। बस ये आप छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी हमारे क्वेश्चन ही थे, ओके। इसके अलावा हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे, हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। जैसे कि ऐसे तो आप पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत ही एक लंबा है, पूरा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोवैलेंट जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है। बट आप यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कार्बन का ही हाइब्रिडेशन में मैक्सिमम पूछा जाएगा, तो अभी हम बस इसी के बारे में बात किए। तो हमने एक बहुत सिंपल सा आपको ट्रिक बताया था कि हमने एक पाई के टर्म में बताया था और एक सिग्मा के टर्म में बताया था। मैंने बोला कि अगर चारों के चारों आपके क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि चारों अगर बॉन्ड आपके सिग्मा है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो क्या अगर चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा है तो क्या होगा, आपका sp3 होगा। अगर आपका एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp2 होगा, और अगर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल्स आप देख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में, अगर आपके 3 सिंगल बॉन्ड मतलब अगर 4 सिग्मा है, सॉरी, अगर 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2 और 2 सिग्मा है तो sp।
आप थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया उस पर एक दो मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर हम अपने अगले लेक्चर पे चढ़ते हैं। बट हाँ, आज का जो लेक्चर है वो देखने से पहले आप पीछे का एक बार जरूर रिकैप कर लीजिएगा, मतलब पीछे वाला लेक्चर आप पढ़ के ही आप इस लेक्चर पे आइएगा। आइए पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने जो कल पढ़ा था उसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको कि आप बताइए सिग्मा और पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं, पहले डिग्री ऑफ कार्बन देख लेते हैं। चलिए देखिए डिग्री ऑफ कार्बन। आपको इसमें डिग्री ऑफ कार्बन बताना होगा इस क्वेश्चन में। डिग्री ऑफ कार्बन आपको बताना होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं दूंगी, पहले पहले आप आसानी से इजी से शुरू करते हैं। ओके, आप मुझे बताइएगा कि इसका डिग्री ऑफ कार्बन क्या है। ये जो सेंटर वाला है कार्बन, इस कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन क्या है बताइए। चलिए करिए करिए और करके मुझे आंसर करिए, फटाफट करिए, फटाफट आंसर दीजिए बच्चों, फटाफट। ये देखिए ये कार्बन क्या है, ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, हमने पढ़ा था ना कि 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन वाला कैलकुलेट नहीं करना है, तो हमने देखा कि ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, मतलब कि जो सेंटर वाला जो कार्बन है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। ऐसे एक और देखते हैं। अगर मैं पूछती हूँ कि बताइए इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो आप बिल्कुल अब आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, ये 3 डिग्री ऑफ द कार्बन होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ द कार्बन। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए मैंने सब कल कराया है, बस मैं आपको एक बार रिकैप करा रही हूँ क्वेश्चन के साथ भी, ताकि आपको याद रहे। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई, चलिए देखिए बिना बिना रिवीजन किए आप लेक्चर, पिछला लेक्चर हमेशा रिवाइज करके तब आगे आया करिए। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि बताइए इसमें जो है कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बताइए, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए कितने हैं, तो आप कैसे बताएंगे। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं 1। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने थे, 9 थे। एक बार और कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप पाई बताइए। पाई तो सबसे आसान होता है, आप देखिए अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पे एक पाई होगा और यहाँ पे एक पाई होगा। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये सिग्मा होगा और ये पाई होगा, फिर आपका ये क्या होगा, सिग्मा होगा और ये पाई बॉन्ड होगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब जो हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है वो कैसा होगा, कि हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए। ओह सॉरी, 2 डिग्री का कार्बन था ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अब देखते हैं हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जैसे कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा क्या इस कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। अगर नहीं है तो सीधे sp3, क्योंकि सारे सिग्मा हमने पढ़ा है कि अगर फोर अगर सिग्मा बॉन्ड है, 4 अगर सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा। देखिए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा है, आपसे मैं पूछती हूँ, देखिए सिर्फ यही कार्बन नहीं, इसमें सारे कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा, sp3 होगा। देख लीजिए यहाँ पे भी इसको जब आप कंप्लीट करेंगे इसकी वैलेंसी, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब कि क्या है, सबके सब सिंगल बॉन्ड ही है। अब यहाँ पे आएंगे आप देखिए, अगर मैं इसका पूछती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे बताएंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, इसका भी क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर एक भी पाई बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा था जो हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। आप बिल्कुल अपने दिमाग में एक बात याद रखिएगा, ये छोटे छोटे ट्रिक आपको हमेशा याद रखने चाहिए कि अगर बाई चांस आप देख लीजिएगा, अगर आपको 4 सिग्मा दिखाई दिए, ठीक है, कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं छोटा छोटा, अगर आपको 4 सिग्मा दिखाई दिया तो sp3 आप कैलकुलेट करिए, और चारों के चारों अगर सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, और अगर 3 सिग्मा है तो sp2, और अगर क्या है 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम, जो हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या है, सिर्फ इनऑर्गेनिक, मतलब हम बहुत से बच्चों को लगता है सिर्फ इनऑर्गेनिक में पढ़ना, नहीं, ये इनऑर्गेनिक का नहीं बल्कि पूरी केमिस्ट्री का एक ओवरऑल एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आपका टॉपिक है, और आपको इसको देखना चाहिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे हम मेनली कार्बन के बारे में बात करेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक में जब आप पढ़ते हैं तो हर एलिमेंट के क्या करते हैं आप, हर एटम के हर एलिमेंट के क्या करते हैं आप बारे में, एक एक के बारे में हम सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, किसका कम है, किसका ज़्यादा है। जैसे आप मोस्टली याद करते हैं फोन, मतलब कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, वो इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एस कैरेक्टर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे आप फाइंड करेंगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कैसे देखते हैं। आइए यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ओह सॉरी, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, आई थिंक आप लोग जीओसी पढ़े होंगे क्लास 11th में, अभी तो आप लोग क्लास 12th में है ना, तो जब आपने पढ़ा होगा तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, या फिर आप पहले लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ द एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ओके, ये आपको याद रखना, मतलब कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जिस कार्बन में एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जब हम फाइंड करते हैं एस कैरेक्टर, आप देख लीजिए कैसे, जैसे ये हमारा क्या है, sp3 है, क्या है, sp3 है। sp3 में क्या होगा, कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, 4 ऑर्बिटल हैं। अब इसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 4 है तो 1/4 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 4 टू जाए 25%। मतलब कि sp3 में जो हमारा s परसेंटेज है वो कितना है, 25%। sp2 में टोटल sp2 2 p के और एक s के, मतलब टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1/3 इंटू 100। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे तो 33.33% हमारा आता है sp2 में। s कैरेक्टर जो आता है 33.3% आता है। ऐसे आप sp में देखेंगे तो sp में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 2 हैं, एक s का है और एक p का है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1/2 इंटू 100, टोटल 50%। मतलब कि अब हमारा जो s कैरेक्टर आया कितना आया, 50% आया। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़े रखा है, हमने यहाँ पढ़े रखा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर होता है।
मतलब कि एस कैरेक्टर क्या होगा, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। एस कैरेक्टर जितना, अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे हमको चेक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। मतलब एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती जाती है। अब आप बताइए इसमें क्या है, sp3 में एस कैरेक्टर कितना है, 25% है। sp2 में एस कैरेक्टर कितना है, 33.3% है। और sp में कितना है, 50% है। मतलब कि जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। मतलब कि जब किसी भी जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जिसका sp2 होगा उससे कम होगा, और जिसका क्या होगा sp3 होगा उसका सबसे कम होगा। अब आप देख लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम पढ़ते हैं एल्काइन के बारे में, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, वहां पे हमारा 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, मतलब कि उसका हाइब्रिडेशन sp हो गया। एल्कीन के बारे में बात करेंगे जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, और फिर यहाँ पे एल्केन के बारे में बात करेंगे। अब आप देखिए यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आया है, कई बार ऐसे हमने देखा है क्वेश्चन में दे देता है और पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। तो याद रखिएगा कि जो एल्काइन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन एल्कीन होता है, देन एल्केन होता है। और अब आपको समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्काइन का हाइब्रिडेशन sp होता है, एल्कीन का sp2 होता है, और एल्केन का sp3 होता है। और जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने आपको एस कैरेक्टर निकाल के दिखाया हुआ है, ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। हाँ, इसको पढ़ने के पहले मैं पहले आप एक जो पीछे की जो पीपीटी बनी हुई थी उसमें एक स्लाइड मैंने छोड़ रखा था, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट, पहले वहां पे पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पे आते हैं। देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है, तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ये जो दोनों आपका टॉपिक है ये गलती से आगे लग गया था, इसको मैं यहाँ से पढ़ाती हूँ, नया पेज ऐड करके, इधर टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड फॉर्मेशन ऑफ। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट पहले पढ़ने से पहले उसे देखना पड़ेगा। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा सा मैनेज करना, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूव करने के लिए, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, जब भी हम एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक, जब हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो क्या लेते हैं, आपको पता है, आपको ये सब तो पता है ना, आपने 11th में ही पढ़ा होगा, अभी आप 12th, अभी तो आप बिल्कुल आप करीब हैं, 12th बोर्ड होने वाला है आपका, आई थिंक 21 फरवरी से होने वाला है, तो बोर्ड की प्रिपरेशन आप जोरों शोरों से कर रहे होंगे, ऐसी हम सब उम्मीद लेके चलते हैं। और कोई भी डाउट है आप बिल्कुल क्लियरली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप 12th बोर्ड के बारे में भी आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोई भी टॉपिक हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपने पढ़ा होगा ना कि ये कभी भी हम लोग जब यूज करते हैं तो रिएक्टेंट लेते हैं, फिर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वही यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट लेते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं, रिएजेंट को ऐड करते हैं, कोई ना कोई रिएजेंट तो लेते हैं ना, रिएक्टेंट डालते हैं, रिएजेंट को ऐड करते हैं, और फिर क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट बनता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोडक्ट में, PRODUCT, सॉरी, प्रोडक्ट में एंड बाई प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
इसके अलावा आपने देखिए सिंपल सी बात है, आप जो है कभी भी है यही होता है ना रिएक्शन में, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन लिख रहे हैं आप, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे, जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, हर जगह यही होता है हर। तो अगर मान लो आपने क्या किया, रिएक्टेंट लिया और आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, बट उसके पहले बीच में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट लेते हैं, उसमें रिएजेंट डालते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, देन फॉर्म प्रोडक्ट एंड द बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा ये जो हमारा इंटरमीडिएट होता है, ये जो इंटरमीडिएट होता है, ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बताइए। रिएक्टेंट लिए, प्रोडक्ट बनाना था बट बीच में इंटरमीडिएट बन गया, तो ये क्या क्या हो सकता है हमारा इंटरमीडिएट। ये हो सकता है हमारा कार्बोकेटाइन, या हो सकता है हमारा कार्बेनाइन, या हो सकता है ये फ्री रेडिकल। क्या हो सकता है, ये फ्री रेडिकल हो सकता है, या तो ये कार्बोकेटाइन हो सकता है, या तो ये कार्ब एनाइन हो सकता है, या तो ये फ्री रेडिकल हो सकता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल। अब आखिर में ये कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा होगा होमोलिटिक क्लीवेज एंड द हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में पढ़ा होगा ना, होमोलिटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब हम उसको देखते हैं कि आखिरकार ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता कैसे है। एक नॉर्मल जो रिएक्शन होता है बेटा, रिएक्टेंट लेते हैं, उसमें रिएजेंट डालते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, देन प्रोडक्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है वो कैसे बन रहा है उसको देखते हैं हम। क्या क्या बन सकता है, हमने ये बताया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल बन सकता है। ओह, ये मैंने पहले ऐड कर दिया क्या, एक छोड़ कैसे दिया, चलिए ठीक है, तो दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है उसका फॉर्मेशन। बेटा देखो, आपका एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक जो होगा हेटेरोलिटिक बॉन्ड होगा। अभी आप देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि ये आपका एक रिएक्टेंट है, ठीक है, हम लोग को पता है ना कि बार बार ये आप हमेशा, अगर मान लीजिए कुछ लिखा नहीं है कार्बन के, बस कार्बन लिख के छोड़ दिया है, आपको उसकी वैलेंसी खुद कंप्लीट करनी है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, इवन कि मैंने 12th क्लास के बच्चों को भी देखा है। अभी मैं 15 दिन पहले की बात है, मैं एक बच्ची को पढ़ा रही थी और उसने बताया कि मैम ये जो है, मैं ऐसे लिख देती थी और फिर मैं इसके बारे में कुछ पूछती थी तो वो कहती थी मैम इसका 2 बॉन्ड क्या हुआ, इसका एक और बॉन्ड क्या हुआ, मैम यहाँ पे इसको कैसे इसको मैनेज करेंगे, या फिर ये कैसे बैलेंस करेंगे। ये कॉमन सेंस है कि अगर आपने यहाँ पे सिर्फ कार्बन लिख के छोड़ दिया है, मतलब कि आपको इसको हाइड्रोजन से क्या करना है, इसको बैलेंस करना होगा। जितनी भी इसकी टोटल जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो कम से कम उसकी 4 वैलेंसी अगर कुछ नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ देखिए ये कार्बन था, 1 2 3 हो गया, और चौथा वाला जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ था इसका, तो उसको तो छोड़ देंगे। बाकी जो सिर्फ कार्बन लिख के छोड़ा गया, मतलब उसके चारों तरफ हाइड्रोजन है, मतलब कि अगर ये लिख के छोड़ा है, मतलब कि इसके 2 बॉन्ड तो क्या है आपके कार्बन के साथ हैं, लेकिन आपका इसका मतलब ये है कि आपको अभी 2 बॉन्ड जो है इसका बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो आप बैलेंस करना बिल्कुल सीखिएगा, कॉमन सेंस यूज करिएगा। बच्चों को मैंने ये देखा है, 12th क्लास के बच्चों का ये डाउट है। ये कोई बात नहीं है, नहीं आता है अच्छी बात है, आप पूछा करिए, नहीं आता है तो आप पूछिए, जानने की कोशिश करिए। ये नहीं कि देखिए बुरा तब होता है जब आपको आता भी नहीं है और आप जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कुछ नहीं आता है तो आप जानने की कोशिश करिए, नहीं आना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ना आने के बावजूद आप जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं, ये बुरी चीज़ है। कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप पूछिए। किसी को कुछ नहीं आता है यार, स्टार्टिंग में किसी को पहले कुछ नहीं आता है, सब धीरे धीरे सीखते हैं और फिर सीख कर बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। तो आप सब सीखने वाले फेज में हो, अभी ये सीखने वाला ही फेज है। कुछ नहीं आ रहा है, सीखिए, पूछिए, जानिए, उसके डाउट्स क्लियर करिए, उसके बिल्कुल बेसिक में जाइए, और डीप मतलब बेसिक से स्टार्ट करिए और बिल्कुल हाई लेवल तक जाइए। कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्ट करिए। अब देखिए होमोलिटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है।
चलो बच्चों, हाँ अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, CLEAVAG, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है? अब हम देखते हैं सबसे पहले हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये सबसे पहले हम एक रिएक्टेंट को लेते हैं, कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन है, उसके साथ एक एटम, मतलब कि उसके साथ 4 वैलेंसी है, 4 क्या वो 4 एटम के साथ क्या करता है, अपना वैलेंसी को कंप्लीट करता है। अब ये एक एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अगर मान लीजिए कि एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए हेटेरो का मतलब क्या होता है, आपको नाम से ही लगा ना, हेटेरो, एक तो होता है होमो, एक होता है हेटेरो। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो क्या आएगा इसमें, डिफरेंस से जाएगा। अब देखिए हेटेरो का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मान लीजिए इसका दोनों, एक बॉन्ड में एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम ने ले लिया, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चला गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इस ए वाले ने ले लिया, मतलब कि अब कुछ ऐसा बनेगा, अब इस कार्बन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया जो इसका वाला था, और इसके पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर के साथ माइनस चार्ज आएगा, लोन पेयर के साथ क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, कार्बोकैटायन, मतलब कि जब हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और दोनों में से कोई, दोनों 2 एटम है मान लीजिए, उनमें से दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले लेता है, और कार्बन पे क्या आता है, प्लस, मतलब कार्बन नहीं लेता है, उसके बगल वाला जो एटम है अगर दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और क्या होगा, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बात और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जान लीजिए कि जब हम बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, जब बॉन्ड क्या हो जाए, ऐसे ब्रेक होगा, तो जब भी क्या होगा, एरो के साइड, जो ये एरो वाला है उस साइड हमेशा क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और जो हमारा क्या है, ये पीछे वाला साइड है, उसकी साइड क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा कि जब भी कहीं पे क्या होता है, कोई बॉन्ड ऐसे, मतलब ये ऐसे कहीं एरो लगा है, तो इस एरो पे क्या होगा, इस तीर के पास ऐसे जो बनाया है हम लोग ने, यहाँ पे क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज आएगा, और पीछे साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अब मान लीजिए इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कार्बन ने ले लिए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, कार्बन ने ले लिए, तो अब कार्बन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। समय समय की बात है, कभी इसका समय खराब था, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसका समय अच्छा है, सब इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपने पास। अब इसके पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर के साथ इसके पास भी क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और फिर जो ये एटम होगा उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, हमारा कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा था हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सिमिलर तरीके से क्या होता है, डिवीजन नहीं होता है, दोनों में से कोई एक एटम क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इनमें भी कहा, ये इनमें भी क्या है, इन 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 दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने ले लिया। अब हम पढ़ेंगे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या हुआ कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कोई एक ही एटम रख रहा है। अब होमोलिटिक में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों एटम क्या करेंगे, एक एक ले लेंगे। आइए देखते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमो का होमो नाम से लग रहा है कि होमोलिटिक, होमोलिटिक मतलब कि होमो मतलब लिटिक मतलब ब्रेकडाउन होना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जब सिमिलर तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। जैसे देखिए, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, अब या उसी से ऐसे समझिए जैसे अब तक समझ। यहाँ पे क्या है हमारा, मान लीजिए कि ए है, अब हमारा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एकदम बराबरी वाली बात होती है, जितना हम खाएंगे उतना तुम खाओगे, जितना मेरा होगा उतना तुम्हारा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ठीक है। मतलब कि अब क्या होगा, अब कार्बन पे क्या होगा, फ्री रेडिकल, और यहाँ पे भी क्या आएगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो होमोलिटिक हमारा हमने दो पढ़ा। पहला पढ़ा हम लोगों ने हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जहां पे क्या है, जब दोनों में से कोई दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले लेता है तो उसे हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और कार्बेनायन का फॉर्मेशन हुआ हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से, और इसके अलावा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स। नहीं, पहले आप ये देख लीजिए इफेक्ट्स ऑफ द इंटरमीडिएट। हमने देख लिया ना कि एक रिएक्टेंट होता है और रिएजेंट डालते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब हमने ये भी देख लिया कि इंटरमीडिएट बनता कैसे है, तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज था और एक होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज था। अब हम देखेंगे कि आखिर में उस इंटरमीडिएट पे, जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, उस पर किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है और एक परमानेंट इफेक्ट होता है। एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है और एक क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। जो टेम्पोररी इफेक्ट होता है वो क्या होता है, अगर आप विदाउट रिएजेंट डाले भी क्या कर सकते हैं आप, ये काम करेगा। अगर रिएजेंट नहीं भी पड़ा है तो ये प्रॉपरली काम करता है। देखिए इसमें क्या आता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, और तीसरा जो होता है हमारा रेजोनेंस होता है। और जो परमानेंट इफेक्ट होता है उसमें आता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें से देखिए यहाँ ये पूरा जीओसी का पोर्शन है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, सबसे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ते हैं, क्या है ये। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि मतलब हो सकता है कि बहुत बच्चे कभी पहले नाम भी ना सुने हो इंडक्टिव इफेक्ट का, या फिर उन्हें पता ही ना हो कि यार ये क्या है, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है। और इसका एप्लीकेशन क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने PYQ प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है, तो उसमें पूछा है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। आपको 3 से 4 कंपाउंड दिए गए और पूछा गया कि बताओ इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, या फिर आप ऑर्डर बताओ ABCD या फिर जो भी है। इसका जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन वहीं पे है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम बताएंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है और बेसिक स्ट्रेंथ है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे आगे। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा ये, इसको पढ़ने के बाद इसका पूरा एप्लीकेशन वहीं पे है। देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहली बात, ये जो होता है सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड पे इसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, कंप्लीटली चार्ज डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब जब आप अभी मैं बताऊंगी आगे तो आप देखोगे कि पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब कि एक्चुअली वो क्यों पार्शियल आता है, क्योंकि ब्रेक जो हमारा बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए क्या आता है, पार्शियल चार्ज आता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है जो हमारा तीसरा है डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कि उस ग्रुप के पास जो होगा, मतलब जो कार्बन होगा उस पर तगड़ा वाला इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन पे कम लगता जाए। कह रहा है कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर द थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन के बाद आप इसको नेग्लेक्ट, बिल्कुल आप इंडक्टिव इफेक्ट को जीरो मान सकते हो। ये तो आपने थ्योरली पढ़ लिया कि ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट करता है, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। ठीक है, अब बताइएगा मुझे आप कि देखूं अभी और है आगे। हाँ, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है तो वहाँ पे वो कंपाउंड कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। मतलब कि उसकी पोलैरिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये है और ये कार्बन, मैं पूछूं कि बताओ क्या इस कार्बन कार्बन के बीच में या इस कार्बन कार्बन के बीच में कोई पोलैरिटी है, ये पोलर है कि नॉन पोलर कंपाउंड है। आप क्या, ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप क्या बताएंगे, क्या
जो कार्बन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं है। सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, आपका जो पोलैरिटी होगा, मतलब कि म्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा। मतलब कि ये आपका कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर है ना ये। मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड हम यहाँ पे, ऐसा कोई ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दें जिससे क्या करे, इसको पोलर बना दे। ऐसा कोई ग्रुप ऐड कर दें जिसको क्या करे, ये पोलर बना दे। अब देखते हैं यहाँ पे एक ग्रुप ऐड करके, अगर मान लो बेटा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और साथ में यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक, क्या है, क्लोरीन है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो हाँ है। क्लोरीन क्या है आपका, हैलोजन कंपाउंड है, और मतलब हैलोजन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, हैलोजन है, और क्या होता है हम लोग को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाई क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्या आपका क्लोरीन है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज़्यादा होगी ही। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बगल वाले एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ठीक है। यही है ना आजकल, जो अमीर हैं क्या है, गरीबों को उतना ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इधर आओ। अब मान लीजिए इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, बगल वाले एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्या करेगा, बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब मान लो बेटा कि इसने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ठीक है, खींच लिया ना, तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक। अब इस पर कितना क्या हो जाएगा, पार्शियल माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसने ले लिया ना, इसने ले लिया, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल बॉन्ड क्यों लग रहा है, पार्शियल इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि ये कंप्लीटली बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब मान लो कि इस वाले कार्बन से उसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक, इसको हम लिखेंगे 1। इस वाले कार्बन से उसने इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा ये फील करेगा इलेक्ट्रॉन सीकिंग, मतलब इसको लगेगा कि यार मेरे इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले कार्बन से बोलेगा यार थोड़ा सा क्या करो भाई, मेरे तुम भाई हो, थोड़ा सा क्या करो, इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। ये क्या करेगा, अपना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पहली बात तो ये सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, तो आप देख रहे हैं सब में क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, मैंने आपको अभी यही पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे क्या है, ये सब के सब आपके नॉन पोलर है कि नहीं, मतलब कि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। म्यू क्या होता है, म्यू जो होता है डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि अगर कोई ग्रुप को ऐड कर देते हैं, अगर किसी ग्रुप को ऐड कर देते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, और क्या कर सके, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ला सके, और ओह सॉरी, ठीक है। अब मान लीजिए हमने बोला कि क्या है, ये आपका जो क्लोरीन होता है मोस्ट, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी, कार्बन की कम होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच में आ गया। फिलहाल तो हमको कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। अब बताइए ये क्या करेगा, इससे थोड़ा बहुत बॉन्ड, इससे क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है बगल वाले से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, खींच लिया। अब यहाँ इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसने फील किया यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहाँ से लेगा, ये बगल वाला तो खींच ही रहा है, अब किससे मांगू, तो ये क्या करता है, अपने बगल वाले भाई से मांगता है, जो उसका कार्बन उसका भाई है दूसरा, कहता है यार थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे जरूरत है। ये क्या करता है, अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, Psi2 प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब मुझे बताओ, हमने पढ़ा है कि ये सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, तो सिग्मा बॉन्ड पे ही ऑपरेट हो रहा है। पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, कंप्लीटली चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब देखना यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है इस क्लोरीन से सेकेंड नंबर पे है, ये वाला जो कार्बन है इस क्लोरीन से सेकेंड नंबर पे है, तो इस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा वो कम लगेगा। मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट कम लगने का मतलब है इस कार्बन से ये कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, ठीक है। बट ये वाला जो कार्बन है इससे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये वाला जो कार्बन है, क्या ये क्लोरीन है, जो जस्ट बगल वाला कार्बन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन उसके बगल वाले कार्बन से क्या आ रहा है, कम इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है। अब मान लो यहाँ पे
अब मैं तुमसे इन दोनों में पूछती हूँ, सिर्फ इन दोनों में सिर्फ पूछती हूँ कि बताओ इन दोनों में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं है? तो है बेटा, देखो कैसे है। ये वाला जो कार्बन है इस क्लोरीन के पास है, तो इस कार्बन से क्या कर रहा है क्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है, इस वाले से कम इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है। मतलब कि अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। मतलब कि ये आपका क्या हो गया, अब ये नॉन पोलर नहीं रहा, अब यहाँ पे क्या आ गई, पोलरिटी आ गई है। ठीक है तो आपका अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, दूसरा कि इसको हम तीसरे कार्बन के बाद नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि इसके बाद वाला अगर कार्बन आएगा तो क्या होगा, हम 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देख चेक करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। एक आपका जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई। प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप को ही पहले देखते हैं, हाँ, और माइनस आई ग्रुप यहाँ, माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या होता है और माइनस आई ग्रुप क्या होता है? देखिए ये आपका है, यहाँ पे एक ग्रुप है, जो ग्रुप लगा है हमारा वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। चेक करते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो ग्रुप लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। तो अब आप बताइएगा मुझे कि ये जो हमारा प्लस आई वाला ग्रुप है, अब मान लो कार्बन के बगल में कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, कार्बन के बगल में कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज डेवलप कर दे रहा है। क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज डेवलप कर दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लस आई ग्रुप कहते हैं। कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो कार्बन पे क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्लस आई ग्रुप कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई हम ऐसा ग्रुप लगाते हैं तो जो क्या करता है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज डेवलप करता है। मतलब कि ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तभी तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, देखो जब हम लेते हैं, अभी मैंने आपसे ये भी बताया है, ये जो होता है कभी भी एरो है तो वहाँ पे निगेटिव है और ये आपका प्लस है। ठीक, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब मान लो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो आपका कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा कार्बन पे, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए अब आपका कोई सॉरी अब ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा है, अपने बगल वाले कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है कार्बन के ऊपर, तो वो आपका क्या होता है, प्लस आई ग्रुप हो गया। और अगर ऐसा ग्रुप, पहले आप इसी को देख लीजिए, इधर आइए, अब देखिए अब ये आपका साई 1 हो गया, मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 और आपका क्या हो गया, ये डेल्टा 3 हो गया। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है साथ में। अब इसका जो ये होगा ऐसे, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, यार आगे भेज दो। ये क्या किया, अपना और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो अब चलो उसको और आगे भेज दो। लेकिन इसके बाद नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है मैक्सिमम 3 कार्बन तक लग सकता है, उसके बाद नहीं लगता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 कार्बन के बाद रुक जाएगा। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछती हूँ कि बताओ इन तीनों में सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक जो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा है? तो आप चुपचाप बताएंगे, साई 1 का, फिर साई 2 का, फिर साई 3 का। ठीक है, जो कार्बन के पास वाला होगा उसी का सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसा ग्रुप, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप है बेटा, ये हमारा क्या है, प्लस आई ग्रुप है। मतलब कि प्लस आई ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। प्लस आई ग्रुप इसलिए है क्योंकि वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। ऐसा ग्रुप है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कि इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप को और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दिख तो रहा है ना नीचे आप लोग को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। माइनस आई ग्रुप क्या होता है,
माइनस आई ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप करते हैं, प्लस चार्ज डेवलप करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको जो पीछे पढ़ाया है इसी का एग्जाम्पल ये वाला है। जो क्या करते हैं, जो अब कार्बन एटम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जो छीन लेते हैं। अब ये मान लो ऐसा ग्रुप कौन सा है, ऐसे ग्रुप जो क्या होते हैं, कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं और कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप करा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। अभी हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था बेटा, अभी हमने देखा था ये ग्रुप जो है, जैसे हमने क्लोरीन को लगाया था, क्लोरीन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा था और इसको इलेक्ट्रॉन चेक कर दे रहा था, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही थी। तो ये हमारा क्या होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। और ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट कर देते हैं, मतलब कि कार्बन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं या खींच लेते हैं, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा कि प्लस आई ग्रुप क्या है, माइनस आई ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप किसे कहते हैं, ये सब नहीं आएगा। सीधे आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपको जो है ये ऑर्डर याद करना है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज बता दिया कि क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या, कैसे लगता है, कार्बन पे किस तरीके से लग रहा है, कौन सा ग्रुप लगाने पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है और कार्बन में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। लेकिन आपको स्पेशली ये जानना है पावर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई पावर होता है और एक माइनस। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस आई पावर क्या है। जैसे हमने बताया, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो सारे ग्रुप क्या होते हैं, आपके प्लस आई पावर होते हैं। और माइनस आई पावर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं, खींच लेते हैं, मतलब कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज्यादा वाले हैं, वो आपके क्या है, माइनस आई पावर वाले होते हैं और क्या करते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। अब देखिए प्लस आई पावर कौन कौन से हैं, ऑर्डर तो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ऑर्डर याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आते हैं क्वेश्चन। इसका सीधे सीधे एप्लीकेशन है कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्लस, जो भी होता है सब मैं पढ़ाऊंगी आपको, परेशान ना हो। बट आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक, याद करना होगा। प्लस आई पावर CH2 माइनस का ज्यादा होता है, फिर NH माइनस का, O माइनस का, CO माइनस का, 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री 2R, R का मतलब समझ में आ रहा है ना, R का मतलब CH3 ग्रुप है, मिथाइल या एल्किल ग्रुप है, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन और फिर लास्ट में CH3 है। ऐसे ही माइनस आई पावर का आपको क्या करना है ना, आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे लिख करके क्या करो, एक सीट बना के टांग दो इसको। NF3, NR3, SR2, NH3, NO2, SO3H, CN, CHO, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, एल्काइन, NH2, बेंज, इन और हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, ये मत सोचिएगा हाइड्रोजन का भी इंडक्टिव इफेक्ट है, नहीं। उसके बेस मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि इसका, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ट्राइटेनियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा आइसोटोप्स है हाइड्रोजन की। तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसका क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी आपका ये पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, आगे मैं आपको बताऊंगी कल। हाँ, इसका मैं कल आपको एक न्यूमेरिक्स बता दूंगी कैसे आप इसको याद करेंगे। ठीक है, बट आप याद रखेंगे प्लस आई पावर को भी आप याद कर लेंगे, माइनस आई पावर का भी ऑर्डर याद रखेंगे, प्लस आई पावर का ऑर्डर और माइनस आई पावर का ऑर्डर। तभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते ही आप फटाफट सॉल्व करेंगे। तो आप हम तब आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। मैंने आज जितना भी आपको पढ़ाया हो पूरे अच्छे से आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और उस पर आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर नहीं भी मिलता है अगर क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, हम ये टॉपिक खत्म होने के बाद या चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।